जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फिर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 57। आज के लेक्चर में हम रिस्क असेसमेंट के ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छुट्टियों में टॉपिक हमारा चल रहा था रिस्क असेसमेंट, ये याद है आपको? रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ पता है किस तरह का सवाल आता है और उसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ सीखा था हमने इस बारे में? किस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिस्क असेसमेंट में? हाँ, या तो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें से रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, या वो नंबर्स यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है जिनमें से रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, या कॉम्बिनेशन होता है। ज्यादा चांस किस चीज का है? कॉम्बिनेशन का। आजकल वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं लेटेस्ट टाइम में। लेकिन बहरहाल हाँ, दोनों तरह के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करना सीख रहे थे। वॉल्यूम 1 में आपका क्वेश्चन 10 है। ये बताइए जरा, ये रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स है या रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स? जिसमें हम क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स, जिसमें हमने नंबर से रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझे। Identify the prospective audit risk which the auditor should consider while planning the audit. ये क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया हुआ है ना, कि किया हुआ है? इससे पहले लास्ट लेक्चर हमने सिर्फ इसको, मैंने आपको टाइप बताया था और डिटेल डिस्कशन नहीं की थी, ऐसा ही है? चलिए जी, डिटेल डिस्कशन भी हो गई थी। 11 नहीं किया था। चले जरा फिर क्विकली मुझे रिकॉल करवा दे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर शक है, तो जरा शक दूर कर लूँ। ग्रॉस प्रॉफिट करें, द प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ डायनामिक्स लिमिटेड यू हैव कैलकुलेटेड फॉलोइंग रेशियो। आपने ये रेशियोज कैलकुलेट की है। क्या फर्क होता है रेशियोज जब दी हो या नंबर दिए हो? क्या फर्क होता है दोनों में? जब रेशियोज दी हो या जब इनकम एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटीज दिए गए हो, दोनों तरह के क्वेश्चन में क्या फर्क होता है? हाँ जी, अगर रेशियोज उसने खुद से दिए तो मैं कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, वरना अगर उसने इनकम एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटीज दी हो तो फिर हमें दो स्टेप्स में रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है। नंबर 1, हमें परसेंटेज या रेशियो कैलकुलेट भी करनी पड़ती है, और नंबर 2, हमें उन रेशियोज परसेंटेज से रिस्क भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है हमारा, बल्कि आसान है। इसमें उसने कैलकुलेशन वाला काम खुद कर दिया, हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन वाला काम हमने करना है। जीपी रेशियो में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, पहले तो ये बताइए, ये पिछले सालों की जो परसेंटेजेस रेशियोज है ये 12 महीनों की है फॉर द ईयर एंडेड, ये 8 महीने की, ऐसे क्यों फर्क पड़ता है? क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि परसेंटेजेस और रेशियो सेम रहती हैं। वो 1 महीने की भी सेम रहेगी परसेंटेजेस का कैलकुलेट करेंगे रेशियो, और 12 महीनों की भी सेम रहेंगे। पहली वाली जो रेशियो है जिसमें जीपी रेशियो है, इसमें चेंज आ रहा है, इस दफा कम हो रही है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरा तो हाल 5% है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। केस में रिस्क है, रिस्क है। क्या रिस्क है? अब जीपी रेशियो में बेसिकली दो बड़ी आइटम है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में रिस्क क्या आएगा? अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट का। अंडर स्टेटमेंट की वजह से रिस्क किन एरियाज पे होता है? सेल्स पे कम होता है। सेल्स की अंडर स्टेटमेंट की वजह से अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल का रिस्क छोटा है, कम है। बड़ा रिस्क क्या है? इन्वेंट्री का, फिक्स एसेट के इंपेयरमेंट का। अच्छा, इसके अलावा दूसरा रिस्क कौन सा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। लेकिन आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम रिस्क असेसमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिस्क असेसमेंट? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली एक एरिया नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरियाज। ठीक है, तो हम एरिया लेवल पे रिस्क असेसमेंट करते हैं। हमने ये बनता है ओपनिंग स्टॉक से, परचेजेस से, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग केस हो तो एक्सपेंसेस भी आते हैं, लेकिन हम उस तरफ ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का है, वो कुछ नहीं हमने करना। वो हमने वो चैप्टर 9 में आपको हमने सीखा होगा कि वो प्रीडिसेसर आइटम से वर्किंग पेपर ले लेते हैं, कहानी खत्म, अगर वो हमें दे दे तो। ठीक है, हमने रिस्क असेसमेंट करनी है परचेजेस में, क्लोजिंग स्टॉक में। तो जीपी रेशियो कम हुआ है, परचेजेस में कौन सा रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट। और क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटमेंट का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये डेज में है, एक रेशियो या टाइम्स में, एक डेज में। हमने हमेशा ऑडिट में किस में रेशियो करनी होती है, इन टाइम्स में या डेज में? डेज में। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल या परचेजेस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं याद? क्या है फार्मूला? इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल या परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 कर लिया, 360 कर लिया, ऑडिट में इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर डेज में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? क्या आपका स्टॉक जो सेल हो रहा है वो कितने दिनों में हो रहा है? भाई पहले तो हमारा जो स्टॉक होता था वो 78 डेज में सेल होता था, अब 120 डेज में सेल होता है। हालात बेहतर हो रहे हैं कि बदतर हो रहे हैं? बदतर हो रहे हैं। इन्वेंट्री सेल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं सेल हो पा रही?
शायद आउट ऑफ फैशन होगी, आउटडेटेड होगी, कोई एक्सपायर्ड होगी चीजें, इसमें ऑब्सोलीट होगी। क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। शाबाश, ठीक है, ये रिस्क भी गया। फिर इसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो, ये इजी है, ये भी इंक्रीज। इसका क्या मतलब है? पहले डेटर्स हमें 68 डेज में पेमेंट करते थे, अब कितने डेज में पेमेंट करते हैं? 132। इसका मतलब है डेटर्स को डिफिकल्टी पेश आ रही है, या कंपनी को डिफिकल्टी पेश आ रही है डेटर से कलेक्शन लेने में, या डेटर्स को डिफिकल्टी पेश आ रही है पेमेंट करने में। एक ही बात है कि भैया डेटर से हमें आसानी से पैसे नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बैड डेट का रिस्क है कि डेटर्स हमें पेमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, एक करंट रेशियो और क्विक एसेट रेशियो, इसको तो हम कंबाइन एनालिसिस करते होते हैं इसका, ठीक है। करंट रेशियो रिड्यूस हो रही है ना, क्विक एसेट रेशियो भी रिड्यूस हो रही है, ऐसा ही है। तो क्या मैंने जब बताया था आपको, डिस्कस किया था हमने, ये टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड, ये तीनों रेशियो जो है इसका कंबाइन इफेक्ट देखें। ये तीनों रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी की तरफ इशारा कर रही है कि कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। और जब मल्टीपल लिक्विडिटी इश्यूज हों तो हम फिर क्या करते हैं? हम उसे सिर्फ लिक्विडिटी इशू तक नहीं लिमिटेड रखते हैं, हम उसे गोइंग कंसर्न की तरफ लेके चलते हैं। तो इसमें जो क्लियरली बड़े रिस्क है वो दो, ये 3, 4 और 5, ये तीन मिलके एक ही रिस्क की तरफ लेके जा रहा है। और ये इस एक रिस्क के अंदर 3 रिस्क है, सेल्स अलग, परचेजेस अलग, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये मिल मिला के कोई 2, 3, 4, 5 तो रिस्क हो ही जाते हैं। क्लियर किस तरीके से रिस्क असेसमेंट हो रही है? चलिए नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन है उसमें आपके ये थोड़ा सा समझ लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। क्यों? इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया, कोई एक आधा रिस्क शायद हमारा इंफॉर्मेशन से भी निकल आएगा, ये जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। फिर उसने इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स दी हुई हैं, इसका मतलब हमें परसेंटेजेस वगैरह कैलकुलेट करके रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट को पढ़ें। रिक्वायरमेंट में क्या बता रहा है? एज पार्ट ऑफ योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर जैक कंपनी, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अनयूजुअल चेंज इन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में अनयूजुअल चेंज आ रहा है, इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दीजिए। अच्छा बताइए, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमने एज ऑडिटर देनी है कि एज बिजनेसमैन देनी है? एज ऑडिटर। तो ऑडिटर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में क्या लिखता है? पॉजिटिव चीजें कि नेगेटिव चीजें? नेगेटिव चीजें। क्या गलती हो सकती है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देगा कि ऐसा ये पॉजिटिव चीज हुई होगी, नहीं नहीं नहीं। जैसे सेल बढ़ी है, ये भी रीजन दी जा सकती है कि जी अब मैनेजमेंट ने मेहनत करके तो ज्यादा सेल की है, ये भी रीजन दी सकता है। ऑडिटर कभी ये रीजन नहीं देगा। ऑडिटर क्या रीजन देगा? रिस्क क्या ओवर स्टेटमेंट का, ठीक है। क्योंकि हमारा काम ऑडिट करना है, मिस स्टेटमेंट ढूंढना है, बिजनेस परफॉर्मेंस वैल्यूएट करना हमारा काम नहीं है, ऑडिटर का काम नहीं होता ये। तो आपने जब कभी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या अनयूजुअल चेंजेस के ऊपर कमेंट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होंगी हर रीजन की, ठीक है। तस्वीर के दो रुख होते हैं ना, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। आपने कौन सा डिस्कस करना है? नेगेटिव, क्योंकि मिस स्टेटमेंट तो नेगेटिव सोचने से ही डिडक्ट होती है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपको पता चल गया? मुझे जरा क्वेश्चन को देख के बताइए, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं हमने या प्रोसीजर भी बताने हैं? सिर्फ रिस्क या प्रोसीजर भी बताने हैं? प्रोसीजर नहीं बताने कैसे पता चला? प्रोसीजर नहीं बताने कैसे पता चला भैया बताए? हाँ, उसने प्रोसीजर के बारे में पूछा ही नहीं है, रिक्वायरमेंट के अंदर प्रोसीजर का लफ्ज ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रिस्क के साथ प्रोसीजर भी लिख दे, उससे आपका टाइम नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आप कुछ एडिशनली लिख रहे हैं, लेकिन आपका टाइम बेतहाशा जाया होगा एग्जाम में और कोई दूसरा क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा। चलिए जी, क्या कह रहे हैं जी? जैक कंपनी सेल्स गार्डन शेड्स एंड फर्नीचर फ्रॉम 15 रिटेल आउटलेट्स। यहां पे कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई रिस्क नहीं है। क्या रिस्क है? हाँ, 15 रिटेल आउटलेट। अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी है, इसकी कोई इन्वेंट्री है, तो हमारे लिए एज ऑडिटर इन्वेंट्री वेरियस लोकेशन पे है, इसकी एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। यानी मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेंट्री उसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है ना, एक जगह पे वो आसान है।
क्लियर? आपको एग्जांपल बताई थी ना, रातों रात क्लाइंट इन्वेंट्री एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया करता था। एक ही लोकेशन पे अगर हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ये। तो पहला रिस्क कैसे आइडेंटिफाई हुआ? 15 रिटेल आउटलेट से। कोई प्रॉब्लम इसमें, इस रिस्क में? नेक्स्ट, सेल्स आर मेड टू इंडिविजुअल्स विद इनकम बीइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड डेबिट कार्ड्स। कह रहे सेल्स की जाती है, इनकम कैश की शक्ल में भी वसूल की जाती है, डेबिट कार्ड की शक्ल में भी वसूल की जाती है। बताइए रिस्क इसमें? कैश वाली में रिस्क है कि डेबिट कार्ड वाली में? डेबिट कार्ड वाली में रिस्क क्यों नहीं है? वो सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंक में आ गया कैश, उसमें कोई चोरी चुकारी का खतरा ही नहीं है, फ्रॉड का खतरा ही नहीं है। फ्रॉड का खतरा कहाँ होता है? इसलिए कभी जब आप प्रैक्टिकली बिजनेस करेंगे तो कुछ जो आपकी रिसीट्स हैं वो बैंक्स में आ रही होंगी, प्रॉब्लम उनकी मिस एप्रोप्रिएशन में नहीं है। प्रॉब्लम किस मिस एप्रोप्रिएशन? किस? कैश में। कैश के मिस एप्रोप्रिएट होने का चांस ज्यादा है, इसलिए वहां पे आपको कैश कलेक्शन में, कैश पेमेंट में कंट्रोल्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। ठीक है, खासतौर पे रिसीट ऑफ कलेक्शन। तो इसमें कंपनी सिग्निफिकेंट कैश में डीलिंग कर रही है, इसलिए रिस्क है क्या? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का। भाई है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो जरा 1 लाख रुपया किसी दिन अपनी जेब में रखें और कॉलेज लेके आए और फिर वापस जाए। मजाल है आपको कोई लेक्चर समझ आ जाए, सारे लेक्चर में ध्यान किस तरफ होगा? एक भाई मेरे पैसे दाएं बाएं ना हो जाए, कभी फीस हो, कोई इस तरह की चीज हो ना, ये हाँ आप कहें से आज सुबह सुबह फीस नहीं देनी, क्लासेस के एंड पे दूंगा फीस, 50,000 रुपया जेब में, ऐसे होता है ना, रिस्क होता है। वो है रिस्क मिस एप्रोप्रिएशन का। ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्क होता है। तो दूसरा रिस्क कैश की वजह से आ गया। ऑल आइटम आर परचेज टू डिलीवर, all items purchased are delivered to the customer using Zack's own delivery vans. Most ads are too big for individual to transport in their own motor vehicles. वो कह रहा है भैया हम डिलीवरी भी कस्टमर को खुद ही प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा कभी आप मार्केट जाएं, कभी कोई फ्रिज लेने के लिए, कोई एसी लेने के लिए, तो वहां पे साथ ही वैन वाले होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं भैया घर तक पहुंचा दो। वो कहता है कंपनी ने अपने डिलीवरी वैन रखे हुए हैं, जो चीजें क्योंकि शेड बड़े हैं तो उनके कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए आसानी के लिए कंपनी का अपना जो है वो व्हीकल सप्लाई चेन है, व्हीकल है। डायरेक्टर ऑफ ज़ैक, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑल आइटम परचेज आर डिलीवर्ड टू कस्टमर यूजिंग ओन डिलीवरी वैन्स। इसमें कोई मुझे बल्कि सूरत या कस्टमर्स की रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर ऑफ ज़ैक इंडिकेट दैट कंपनी हैज हैड ए डिफिकल्ट ईयर। हाँ वो डेप्रिसिएशन वो नीचे आएगी ना, नीचे आएगी, उसमें डिस्कस कर लेंगे हम। Director of Zack indicates that the company has had a difficult year, but are pleased to present some acceptable results to the member. Difficult year को अंडरलाइन कर लें। Difficult year क्या इंडिकेट करता है? मुझे बताइए किसी भी बिजनेसमैन के लिए डिफिकल्ट ईयर कौन सा होता है? जिसमें सेल्स कम हो, सेल्स ज्यादा ना हो, वो डिफिकल्ट ईयर होता है। ठीक है, या जिसमें अखराजात बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो डिफिकल्ट। बट आप वो कह रहा है ये उसने रिजल्ट बताए हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, जरा बताइए रेवेन्यू में क्या रिस्क है? ओवरस्टेटमेंट का। ठीक है, कैसे पता चला ओवरस्टेटमेंट? परसेंटेज कैलकुलेट। अच्छा, क्या सिर्फ वैसे तो देखते ही पता चल जाता है भैया सेल्स ओवरस्टेटेड है, देखते ही पता चल जाता, क्या आप कोई कैलकुलेशन भी करेंगे एग्जाम में? बिल्कुल, जरा कैलकुलेशन करके मुझे बताइए सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज है, इंक्रीज कितने परसेंट है ये बताना है। फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करके बताएं। क्या के पेपर में कैलकुलेटर साथ लेके जाना है? बिल्कुल जाना। ये रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़ सकती है आपको, रिपोर्ट के क्वेश्चन में मटेरियलिटी कैलकुलेट करना पड़ सकती है आपको। 17.56%, बिल्कुल। ये 2-3% तक अगर चेंज होना तो उसे हम इग्नोरेबल समझते हैं, वो भी हालांकि है ज्यादा या कम हो रहा है लेकिन उसे इमटेरियल समझते हैं। 17% तो बहुत ज्यादा है। रिस्क आ गया जी हमारा। चले ये कितने रिस्क हो गए अभी? ये तीसरा रिस्क है। 2 रिस्क तो हमारे इंफॉर्मेशन से निकले थे, बल्कि हमने तो इसको लिंक करना है किसके साथ? डिफिकल्ट ईयर के साथ। आपने कहना है अगर ये डिफिकल्ट ईयर था तो इसमें फिर इतना ज्यादा सेल्स, हालांकि डिफिकल्ट ईयर ना लिखा होता ना, क्या फिर भी हमारा रिस्क होता? फिर भी हमारा रिस्क होता, लेकिन डिफिकल्ट ईयर उसने लिख दिया है, इसको फिर हमने उसके साथ मिला दिया। हमने कहा ये तो भैया डबल कंफर्मेशन हो गई।
नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया उसने। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपके पास दो ऑप्शन है, एक ही बात है, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके जीपी रेशो निकाल ले, उससे रिस्क असेसमेंट कर ले, चाहे कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल से डिवाइड कर ले, उससे रिस्क असेसमेंट कर ले। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर सेल्स बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, अगर सेल्स कम हो कॉस्ट ऑफ सेल्स को उसी हिसाब से कम होना चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो परसेंटेज है सेल्स वो सेम होनी चाहिए। भी एग्री करते हैं? अब मुझे बताइए जीपी रेशियो के जरिए से रिस्क असेसमेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए से? आपकी मर्जी है, दोनों से रिस्क असेसमेंट की जा सकती है। पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स से आपको सिखाता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स पिछले साल कितने परसेंट थे सेल का? 66.8। और इस साल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट है? 40। पिछले साल 66% थी, सोचे जरा। कॉस्ट इस साल कितना है? 47%। इसका मतलब क्या हुआ? इस साल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? कम है, अंडरस्टेटेड है। अब चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता है तीन चीजें, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में रिस्क असेसमेंट करनी नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, क्या रिस्क है परचेजेस का? परचेजेस अंडरस्टेटेड होंगी, तभी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? ओवरस्टेटेड। ये दो रिस्क आ गए आपके। ये तो आगे जब कॉस्ट ऑफ सेल के साथ कंपेयर करें। तस्वीर का दूसरा रूप जीपी रेशो के साथ कंपेयर करते हैं। जीपी रेशो पिछले साल की कितनी थी? वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का वो कंप्लीमेंट होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 66% है तो जीपी रेशो 34% होती है ना। जीपी रेशो से करना चाहिए वो भी, क्योंकि कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स देता है, कभी जीपी रेशो देता है। पिछले क्वेश्चन में जीपी रेशो दी थी। जीपी रेशो में भी एग्जैक्टली इसी तरीके से सोचना है। जीपी रेशो पिछले साल कितनी थी? कितने परसेंट? 33% समथिंग। और इस साल कितनी है? 52.9। फिर जीपी रेशो ज्यादा हो गई इस साल। जब जीपी रेशो ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई? कम हो गई। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो बाकी सारी सोच वही, परचेजेस कम, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। कुछ समझ आ रहा है कैसे सोचना है? तो एग्जाम में अगर आपको परचेज और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग दे दे तो वो तो सीधी रिस्क असेसमेंट है, वो तो आसान तरीन है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दे उससे भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, और अगर जीपी रेशो दे दे उससे भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारे रिस्क आ गए। समझ लीजिए कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आपके दो रिस्क आ गए, क्लोजिंग स्टॉक का भी आ गया, परचेज का भी आ गया। कोई प्रॉब्लम? ओके आगे चलते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या बोला? एडमिन एक्सपेंसेस ओवर द ईयर सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल के साथ वेरी करते हैं। सेल्स बढ़ेगी, सेलिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए एडमिन एक्सपेंसेस में बताइए क्या रिस्क है? ये तो कम हो रहा है, अंडरस्टेटेड। थोड़ा सा बढ़ते तो हम कहते हैं अच्छी बात है, थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से 2-4% बढ़े होंगे, 5%, लेकिन ये तो बढ़ने की वजह कम हो गए। क्या रिस्क है? डायरेक्ट देखने से भी पता चल रहा है अंडरस्टेटेड है। क्या डायरेक्ट बता देंगे कि कोई परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे? बताइए कितने परसेंट डिक्रीज है, फटाफट बताइए। 2-3% हुआ तो शायद मैं इग्नोर कर दूं। 7% नहीं, 5% से ज्यादा, 6% ज्यादा अंडरस्टेटमेंट का रिस्क आ गया जी। ओके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बताइए, डायरेक्ट पता चल रहा है मुझे कि इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली इंटरप्रेट कर दूं कि परसेंटेज कैलकुलेट करूं? तो जरा देखिए कितने परसेंट होना चाहिए था और कितने परसेंट है, कितना इंक्रीज है। अब यहां पे जिस स्टूडेंट ने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है ना, वो मार खा गया। सेलिंग एक्सपेंस का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना पिछले साल के साथ। क्यों नहीं करना?
सेलिंग एक्सपेंस सेल से रिलेट करता है, इसे आपने सेल से रिलेट करके फिर रिस्क असेसमेंट करनी है। आपने कैलकुलेट करना है पिछले साल सेलिंग एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट था, आपने कैलकुलेट करना है इस साल सेलिंग एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट है, फिर नतीजे पे पहुंचेंगे केस ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। डायरेक्ट नहीं नतीजे पे पहुंचना, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस किससे रिलेट करता है, सेल से। जरा देखिए पिछले साल सेलिंग एक्सपेंस सेल्स का कितने परसेंट थे, कितने 10.8%। ऐसे ना करें, कोई 9 कह रहा है कोई 10 कह रहा है, 10.8 पक्का, चले जी 10.8। जी और इस साल आप देखिए 981 डिवाइड बाय 7482 कितना 13%, तो बढ़ रहा है परसेंटेज में। तो क्या रिस्क हुआ, अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि या तो सेलिंग एक्सपेंस में कोई फेक एक्सपेंस रिकॉर्ड किए गए हैं, या कोई मिस क्लासिफिकेशन की गई है, कोई दूसरा एक्सपेंस इधर डाल दिया। भाई ओवर स्टेटमेंट तो तभी होगी ना, वरना तो अगर बिजनेस की नेचर चेंज ना ये सूल याद रखिएगा, तो एक्सपेंसेस का आपस का रिलेशनशिप वही होता है जो पिछले साल था, अगर आपने बिजनेस में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं किया। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस, बताइए अंडर स्टेटमेंट का रिस्क, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क, कोई रिस्क नहीं, यह हम कंक्लूड ही नहीं कर सकते। इंटरेस्ट एक्सपेंस कंक्लूड कर सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस का ताल्लुक किससे होता है, लोन से। क्या इस क्वेश्चन में आपको लोन नजर आ रहे हैं, खा गए मार, क्यों नहीं लोन नजर आ रहा आपको, ये क्या चीज है, ये 950 ये नेगेटिव क्यों है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इस वजह से नेगेटिव। अब कोई अनयूजुअल चीज नजर आई आपको, अभी भी नजर नहीं आई। इंटरेस्ट एक्सपेंस में कोई अनयूजुअल चीज नजर आ रही है अब आपको, स्केप्टिसिज्म किधर गया, क्या नजर आ रहा है, कम हो रहा है भाईजान, कम खुदा का खौफ करें यार, ये तो छठी क्लास के बच्चे को भी पता चल जाएगा कम आ रहा है। और रिस्क क्या है इसमें, बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुझे रीजन बताएं, मुझे कम ज्यादा ना बताएं, रीजन बड़ी प्रॉब्लम, जस्टिफिकेशन दीजिए, ये इसका कम होना ज्यादा क्यों रिस्क है, हाँ जी ये चीज, ये रीजन कि भैया पिछले साल लोन लिया था तो इंटरेस्ट समझ में आता है, इस साल लोन ही कोई नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से आ गया, इंटरेस्ट कहां से आ गया। अब आपके जहन में जस्टिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी, शायद साल के आखिरी महीने में रीपे कर दिया हो, पूरा साल रखा हो लोन, आखिरी महीने में रीपे कर दिया हो। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमने नहीं, वो मैनेजमेंट हमें देती है, हमने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो क्या करनी है, नेगेटिव माइंड कर उसके। जैसे सिंपल असूल बताया था, पुलिस वाला तफ्तीश करेगा किसी चीज को माइंड में रख के, कोई भी मुजरिम हो सकता है, सबको क्लीन चिट देता रहेगा तो मुजरिम कैसे पकड़ा जाएगा। हालांकि इस सोच में बहुत से मासूम लोग भी आ जाएंगे उसके शिकंजे में आर्जी तौर पे, लेकिन मुजरिम पकड़ा जाएगा तो इसी सोच के साथ पकड़ा जाएगा ना, कि जो भी लोग करीबी हैं, इन्वॉल्व हैं, रेलिवेंट हैं, उनमें से कोई भी जुर्म कर सकता। उसी तरीके से हमने भी यही देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया में, इसमें भी मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, इसमें भी हर एरिया में मिसस्टेटमेंट होती नहीं है, लेकिन जो होती है तो वो आइडेंटिफाई इसी अप्रोच से होती है। अब आगे क्या, अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें क्या रिस्क है, ये एक न्यू आइटम है। हर न्यू आइटम आपको याद है बताया था, न्यू इज इक्वल टू रिस्क। हर न्यू चीज, वो कोई भी हो सकती है, न्यू प्रोडक्ट हो सकती है, न्यू ब्रांच, न्यू स्टाफ, ठीक है, ये जैसे न्यू एरिया आ गया, हर न्यू चीज में रिस्क है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें रिस्क है, न्यू एरिया है, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन में, रिकग्निशन में रिस्क है। मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लिंक हो रहा है कि शायद ये लोन लिया हुआ है, उस पैसे आए हैं इसके पास, तो उसके बजाय कि लोन रीपे करने के उसको अलग अकाउंट में रखवा के इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई इस तरह का चक्कर, ऐसा ही है ना, कि ये जो पैसे हैं शायद, बहरहाल
ये एक अलग से एरिया, न्यू एरिया है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन का रिस्क है कि इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन सही नहीं की गई होगी। ठीक है जी। और फिर इसके बाद प्रॉफिट लॉस तो चूंकि वो एडलेस होके आता है, इसमें कोई रिस्क हम आइडेंटिफाई नहीं करते प्रॉफिट लॉस में। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस अपने आप में कोई एरिया नहीं है, ये बहुत से एरियाज को मिलके बना है। जीपी रेशो में भी हम जीपी रेशो के जरिए से रिस्क असेस कर रहे थे, लेकिन रिस्क नोट कीजिए जीपी में नहीं था, वो परचेज में और क्लोजिंग स्टॉक में था। जी क्लियर जी ये हो गया हमारा। तो बताइए जरा क्विक रिकैप करते हैं, कौन कौन सा रिस्क इसमें हमारे सामने आया। इसमें हमारे सामने आया रिस्क कैश डीलिंग का, इसमें हमारे सामने आया रिस्क 15 रिटेल आउटलेट्स का, इसमें रिस्क आया और डिफिकल्ट ईयर का, 3 रिस्क हो गए। इसमें रिस्क आया हमारा परचेजेस का, क्लोजिंग स्टॉक का, 5 रिस्क हुए। फिर आया सेल ओवर स्टेटमेंट तो कर दिया, एडमिन एक्सपेंसेस का, सेलिंग का 7, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, 9 रिस्क हो गए हमारे, 9 नंबर। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं अगर 9 नंबर हो तो 9 रिस्क ही आइडेंटिफाई होंगे। 9 नंबर के साथ लगभग मेरा ख्याल है कोई 6 रिस्क रीजनेबल होते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम को सामने रखें ना, तो एक रिस्क और उसकी एक्सप्लेनेशन कोई 1.5 नंबर के लिए होता है। लेकिन एग्जाम में अगर ज्यादा रिस्क आपके सामने आ रहा है तो आप उसको डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ताकि कोई एक आधा अगर गलत हो भी जाए हमारा तो अल्टरनेट हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया हो, वो अल्टरनेट चेक कर लेता है क्या आपको ये बात पता है, वो अल्टरनेट के नंबर मिल जाएंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो बताइए क्या आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गई उसमें से भी रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अगर नंबर्स की शक्ल में उसने इंफॉर्मेशन दी उसमें भी रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे? कर लेंगे जी। अभी प्रोसीजर के ऊपर ज्यादा जोर मैंने नहीं दिया, वो नेक्स्ट चैप्टर में देना, हालांकि मैंने आपको रीडिंग के लिए कहा हुआ है, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट चलिए जी, ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन में रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको रिस्क असेसमेंट आ गई। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, करें जी स्टार्ट। ये अब आपने करवाना है मुझे, मैंने नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में, मुझे फटाफट बताइए। रिक्वायरमेंट पढ़नी है, क्यों? ताकि पता चले कौन सा टॉपिक है, पूछा क्या है, ये ना पूछा कुछ और हम निकल किसी और तरफ जाए। गिवन द अबव डाटा एंड सर्कमस्टेंसेस, कह रहा है ऊपर जो कुछ भी मैंने प्रोवाइड किया है, आइडेंटिफाई द रिस्क दैट में रिजल्ट इन मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे अहम चीज आपने क्या देखनी है, क्या ये रिस्क है, प्रोसीजर नहीं पूछे एग्जाम में। सबसे अहम चीज आपने क्या नोट करनी है रिस्क के क्वेश्चन में, क्या उसने साथ में प्रोसीजर पूछे हैं या नहीं पूछे। क्या पूछे हैं प्रोसीजर उसने? नहीं पूछे। ठीक है, तो यहां पे हमने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, गुड। और 7 नंबर है, कितने रिस्क होने चाहिए? 5 तो कंफर्म होने चाहिए, मजीद अगर आगे तो क्या हर्ज है डिस्कस करने में, मजीद भी आगे तो डिस्कस कर लेंगे एग्जाम में, छोड़ने नहीं। सीवीओ लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बाय डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है, वर्किंग प्रोसेस वगैरह की कैलकुलेशन, लेकिन चले। अच्छा एक चीज और याद रखें, एग्जाम में अगर कभी आपने रिस्क, जैसे 7 नंबर है ना, मैक्सिमम 7 रिस्क होंगे इसमें, मैक्सिमम, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7। 1 नंबर का एक रिस्क, इससे ज्यादा डिटेल में वो नहीं जाता। अगर कभी आपको एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, फर्ज कीजिए आपने डिसाइड किया 7 रिस्क, 7 नंबर है ना, तो 7 होने चाहिए, 5 तो कंफर्म होनी चाहिए। ओके, आपने देखा इसमें 9 रिस्क थे क्वेश्चन के अंदर, आप क्या करेंगे? 7 रिस्क लिखेंगे, सारे लिख दे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 7 रिक्वायर्ड होंगे। 1 नंबर 1 रिस्क, इससे ज्यादा डिटेल में वो नहीं, इससे ज्यादा रिस्क नहीं पूछता। ये भी मैं आपको थोड़ा सेफर साइड वाली एजम्पशन बता रहा हूं, वरना अमूमी तौर पे एक रिस्क का 1.5 होता है। तो हमारा सिंपल रूल होता है, अगर ये रूल बल्कि लिख लें, अगर उसने सिर्फ रिस्क पूछा हो ना
तो एक रीजनेबल नंबर ऑफ रिस्क कैसे आप आइडेंटिफाई करना है, ये आई कैप का एक मसला है। आई कैप का वाकई मेरा जाती ख्याल है, लेकिन ये मसला वाकई है। क्या उसके क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप सिमिलर क्वेश्चन ACCA का ICAW का देखें ना, वो भी इंटरनेशनल बॉडीज है और उनके मेंबर्स आई कैप से ज़्यादा होंगे, और मेरा जाती ख्याल ये है कि पूरी दुनिया में उनकी रीच ज़्यादा होगी बहरहाल। लेकिन उनका क्वेश्चन देखें ना, वो जब रिस्क आइडेंटिफाई करने को कहते हैं साथ में मेंशन करते हैं आइडेंटिफाई 5 हार्ड रिस्क, 6 हार्ड रिस्क, 7 हार्ड रिस्क, पता चल जाता है भाई कितने रिस्क लिखने हैं। आई कैप मेंशन नहीं करेगा, मेरे ख्याल में ये अनफेयर है। मेंशन करना चाहिए भाई कितने रिस्क चाहिए आपको, लेकिन हमने फिर जब मेंशन नहीं होता ना, फिर हमने खुद से कैलकुलेट अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है। जजमेंट खुद से आइडेंटिफाई करना है कितने रिस्क आइडेंटिफाई होंगे। उसके लिए आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, स्टैंडर्ड, एक समझ लीजिए एक रूल ऑफ थंब। अगर सिर्फ रिस्क पूछा हो ना, तो आपने नंबर को 1.5 से डिवाइड करना है। मिनिमम इतने रिस्क चाहिए, मिनिमम इतने रिस्क चाहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 7 नंबर थे, 1.5 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 4.6, यानी राउंड ऑफ कर ले 5। कम से कम 5 रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अगर रिस्क के साथ प्रोसीजर भी पूछे हो ना क्वेश्चन में, तो आपने फिर 1.5 से नहीं 2.5 से डिवाइड करना है। उस सूरत में रिस्क हो जाता है 1 नंबर का, और 3 प्रोसीजर ऑन एवरेज लिखने होते हैं, हर प्रोसीजर आधे नंबर का होता है। तो उसका मतलब अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उसने कहा रिस्क भी बताओ प्रोसीजर भी बताओ, कितने रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। 12 नंबर आ गए भाई, कैलकुलेटर हाथ चलाएं, हाथ चलाएं, हाथ चलाएं, दिमाग भी चलाएं लेकिन साथ हाथ भी चलाएं। कितने 12 डिवाइडेड बाय 2.5, 4 लगभग 5। अच्छा 5 रिस्क और उसके साथ प्रोसीजर भी है। तो अगर रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में वो हमें मेंशन ना करे कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, हम कैसे अंदाजा लगाते हैं। हाँ, अगर सिर्फ रिस्क पूछा है तो टोटल मार्क्स को 1.5 से डिवाइड करना है। अगर रिस्क के साथ प्रोसीजर भी लिखे हैं तो टोटल मार्क्स को 2.5 से डिवाइड करना है। डन जी। अच्छा फर्स्ट करें किसी क्वेश्चन के अंदर आपने 5 रिस्क आइडेंटिफाई करने थे, मिनिमम रिक्वायर्ड 5, आपने कहा 5 काफी है। क्वेश्चन के अंदर है 8 रिस्क, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं है ज्यादा लिखे, आपने कहा 5 मिनिमम रिक्वायर्ड है, फार्मूले के जजमेंट के मुताबिक 5 आते हैं, 5 ही लिखेंगे। इस सूरत में क्या करेंगे आप, मेजर रिस्क लिखेंगे, माइनर छोड़ देंगे। अगर कभी ऐसा हो क्वेश्चन में रिस्क ज्यादा है और आपने मार्क्स को सामने रखते हुए कम लिखने हैं रिस्क, तो प्रेफरेंस किसको देनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रेफरेंस उन रिस्क को देते हैं जो पहले आ जाते हैं, और तरतीब से चले 5 मेथड, सर जो पहले आगे 5 वो वाले बता देना है। नहीं, क्या करना है, जो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जो मेजर रिस्क होंगे वो लिखने हैं। अगर फर्स्ट कीजिए आइडेंटिफाई करने हैं 5 और मेजर रिस्क है 3, अब क्या करें, अब 2 माइनर भी ऐड कर देंगे। लेकिन माइनर में कोशिश करनी है कंपैरेटिवली बड़े वाले रिस्क। भाई बात समझ आ रही है। फिर से अगर उसने नंबर ऑफ रिस्क नहीं बताया, एग्जाम में कैसे पता चलाएंगे कितने पॉइंट्स लिखने हैं। अगर सिर्फ रिस्क पूछा है 1.5 से डिवाइड करना है, अगर रिस्क प्लस प्रोसीजर दोनों पूछे हैं 2.5 से डिवाइड करना है। अगर हमने फैसला किया 6 रिस्क लिखने हैं, क्वेश्चन में 9 है, मेजर 6, माइनर वाले छोड़ना है, 5 वाला अप्लाई नहीं करना, मेजर कवर करने माइनर। और अगर क्वेश्चन में 6 रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं 4 हमें नजर आ रहे हैं जो बड़े बड़े, बाकी 2 क्या करें, माइनर में से पिक करने हैं। भाई समझ गए ये बात। ये एग्जाम में ये जजमेंट अप्लाई करनी होगी। जो अभी मैंने जो चीजें आपको बताई है ना, ये नंबर ऑफ रिस्क और कौन से वाला पहले बताया, कितने नंबर ऑफ रिस्क डिसाइड करना है, इसका छोटा सा फार्मूला बताया, और फिर कौन से वाले रिस्क इंक्लूड करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ये जजमेंटल डिसीजन है, इसको अच्छे तरीके से समझ ले। क्लियर हो गया जी। तो यहां पे उसने मुझे रिस्क बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कितने रिस्क, तो क्या करें, जजमेंट अप्लाई। जजमेंट क्या है, 1.5 से डिवाइड करो, 5 हमने कम से कम जरूर आइडेंटिफाई किया।
लेकिन डिस्कस कर रहे हैं ना हम, तो मैं जितने भी रिस्क आएंगे डिस्कशन में सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने एग्जाम में कितने लिखने हैं? 5। और कौन से बड़े वाले, फिर एंड में आप मुझे बताएंगे सर बड़े वाला कौन सा था। डन जी, स्टार्ट करते हैं। Cebu Limited is a manufacturing company. Behrouz and company chartered accountants are their auditors. The auditor financial statement of the company. अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, आप एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे, मेरी तसल्ली है इसके बाद, अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया, अटेम्प्ट कर लिया। The audit of financial company for the year ending November 30, 2008 is in progress. Sami, the senior in charge on the audit, has received the first draft of financial statement from Kamil, the CFO of the company. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अभी तो उसने कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में बताना शुरू भी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। The abridged financial information of the company for the year ended November 30, 2008 is as follows. कहता है समरी जो आपको मैं दे रहा हूं वही है। सबसे पहला कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओवर स्टेटमेंट लगता है कोई मिस क्लासिफिकेशन होगी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ऐसा ही है? यानी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट हो गया होगा? क्या रिस्क है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो गया होगा, या यूं कह लीजिए कि जो रिकॉर्ड हुआ है एडिशन, वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया हो सकता है मीट ना करता हो। रिस्क आ गया पहला इसमें। और दूसरा रिस्क, एक तो क्या ये रिकग्निशन का, फिक्स एसेट का, दूसरा साथ ही साथ डेप्रिसिएशन का भी। क्या डेप्रिसिएशन अवेलेबल फॉर यूज डेट से स्टार्ट किया कि नहीं की? डेप्रिसिएशन कब हम स्टार्ट करते हैं? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो, जब एक्चुअली यूज हो? अवेलेबल फॉर यूज हो। इसके ऊपर उसने 2 दफा केस स्टडी सेट किए इस कंसेप्ट के ऊपर। मैनेजमेंट ने वो एक्चुअली यूज से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा रहा था, हमने कहा नहीं अवेलेबल फॉर यूज होनी चाहिए, ये मिसस्टेटमेंट है। पहला रिस्क आ गया। इनटेंजिबल एसेट्स दूसरा। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स अगर सेम भी होता ना 50, पिछले साल जितना था इस साल 50 होता, तो स्टिल हमारे लिए रिस्क होता, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स में बाय नेचर रिस्क है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना रिस्क। और फिर इसकी वैल्यूएशन में भी रिस्क होता है ना, तो इसकी एक्टिव मार्केट वैल्यू होती है, और इसकी लाइफ कितनी होगी वो भी हमारा जजमेंटल इशू होता है, वो भी डिटरमिन करना मुश्किल है। अभी बात को समझे, टेंजिबल एसेट है ना, कितने का है, वैल्यू भी आसानी से, उसकी एग्जिस्टेंस भी आसानी से कंफर्म हो सकती है, भाई मौजूद है, हाथ लगा के देख लो। उसकी वैल्यूएशन भी आसानी से हो सकती है, मार्केट में एग्जिस्ट का पता चल जाए कि इंपेयरमेंट वगैरह हुई है कि नहीं हुई, डेप्रिसिएशन का क्या हिसाब किताब है, कितना चलना है ये भी पता चल जाता है, जंग जुंग लगा हो पता चलता है इसकी लाइफ कम हो गई है। इनटेंजिबल एसेट में ये दोनों चीजें मुश्किल है, एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना भी मुश्किल है, वैल्यूएशन भी। एग्री करते हैं इस बात से? अगर तो इंटेंजिबल सेम होता ना, फिर भी उसमें रिस्क होता बाय नेचर। यहां तो इंटेंजिबल एसेट बढ़ रहा है, तो क्या रिस्क है इसमें? कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। एग्जिस्टेंस का भी रिस्क है, वैल्यूएशन का भी रिस्क है, साथ ही साथ एक और रिस्क क्या जो इस दफा बड़ा है, क्या वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है? कौन सा स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स का? 38। शाबाश, क्राइटेरिया भी बताता है आपको जी। तो ये जो एसेट ऐड किया है, क्या ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा करता है कि नहीं, ये सवाल है। डन जी, 2 रिस्क हो गए, पीपी में भी इंटेंजिबल में, दोनों में मिलता जुलता ही रिस्क है, लेकिन चूंकि एरियाज अलग है, हमारे रिस्क अलग है, दोनों में भी लगभग अमाउंट डबल हो रही है। रिकॉग्निशन का रिस्क है, वैल्यूएशन का उसमें हमने डेप्रिसिएशन कह दिया, इसमें अमोर्टाइजेशन कह दे, हाँ। और इंपेयरमेंट के भी इंडिकेशन नहीं मिली, इंपेयरमेंट का रिस्क जनरल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। इन्वेंट्रीज में रिस्क है, क्या रिस्क है? डायरेक्टली मुझे देख के पता चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या मुझे कोई रेशो कैलकुलेट करना चाहिए? कौन सी रेशो कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जरा कीजिए, क्या आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं? जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए, पिछले साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो डेज में कितना था, इस साल का डेज में कितना है?
इन्वेंट्री को किसके साथ रिलेट किया? कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ किया है। हाँ जी, पिछले साल का कितना है? 32.4। इस साल का 62, यानी पिछले साल कोई 30 के लगभग दिनों में सेल होती थी, इस साल 60 के लगभग डेज में सेल होती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, क्या रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हो चुकी होगी, एनआरवी। ठीक है, अच्छा इसको रिस्क पे आप पहुंच गए, इसको लिखते हुए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको स्टार्ट में होगी। तो अगर तो आप लिखते रहे, देखते रहे सोल्यूशन, पढ़ते रहे, समझ लिखते रहे, तो ये प्रॉब्लम कुछ दिनों के बाद हल हो जाएगी। और अगर हमेशा हर सवाल को देख के परेशान ही होते रहे और सिर्फ रीड किया और कहा हाँ मेरे जहन में भी यही था, तो एग्जाम में लिख नहीं ले पाएंगे। आपने क्या करना, पहले जैसे तैसे हो शुरू में खुद से लिखना। ठीक है, ड्राफ्टिंग इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ड्राफ्टिंग इंप्रूव करने का ये तरीका नहीं, अगर आपके जहन में ये है ना कि कोई एक क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये तो हर टॉपिक में आपको अलग अलग बताऊंगा मैं, भाई इस टॉपिक के केस स्टडी को इस तरीके से प्रेजेंट करना, इस टॉपिक की केस स्टडी को इस तरीके से प्रेजेंट करना। लेकिन इस मैं मेथोडोलॉजी आपको बताऊंगा ना, उसके बावजूद भी आपकी ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी जब तक कि आप अमल नहीं करेंगे। क्लास में आपको बता दूं मैं ड्राइविंग कैसे करनी है, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट ड्राइवर कैसे बनेंगे, हालांकि वो भी जरूरी है बताना आपको, लेकिन बनेंगे कैसे? आपको लेक्चर लेने से एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे? ड्राइव करने से। सड़क पे जाएं, रोड गाड़ी निकलेगी आपकी, चलाएंगे फिर पता चलेगा। तो उसी तरह जब पेपर सॉल्व करेंगे तब। अच्छा, दूसरों को देखते रहें, ये कैसे ड्राइव करे, फिर भी ड्राइविंग आ जाती है। तो फिर पढ़ के क्या, हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन देख लें कैसे लिखा है सर ने और समझ आ गया हमें, तो इससे हमारी ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव हो जाएंगी? नहीं होंगी, खुद करनी पड़ेंगी। और ये आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कोई बंदा ये बात हमें कह दे कि खुद करने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर लो सारी ड्राफ्टिंग, वो लेक्चर लेंगे हम। होनी फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं होनी है तो कैसे? लिखने से। आगे आपकी मर्जी है, आगे चले। डेटर्स मुझे लग रहा है बढ़ रहे हैं, क्या डायरेक्ट रिस्क असेस कर दूं कि सेल्स के साथ रिलेट करके? तो बताइए जरा, टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें, कैसे करते हैं? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। लिखे और इस साल का भी लिखे और मुझे बताएं पिछले साल कितना था? 4.35 डेटर, इस साल कितने हैं? पिछले साल डेटर 4 दिनों में पेमेंट करते थे लगभग, और इस दफा 17 दिनों में। वही प्रॉब्लम, क्या? प्रोविजन, डेटर्स टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, प्रोविजन होगी, शाबाश। ठीक है, फिर इसका कितने का रिस्क? 4। सेल्स में क्या रिस्क है? अंडरस्टैंड, फिर वही मार खा जाते हैं, नहीं आप तैयार नहीं हुए, अभी तैयार नहीं हुए, क्या क्या आपको थक गया, फिर वही अंडरस्टेटमेंट। सेल्स अंडरस्टेटेड हो तो असल रिस्क अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल का नहीं है, वो भी है, वो छोटा रिस्क है। बड़ा रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, और किसका? इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट का। 4 रिस्क पहले थे, एक ये हो गया, 5 हो गए। 5 कैसे? ये तो 2 थे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इंपेयरमेंट ऑफ पीपी, ये तो 2 रिस्क थे। तो मैंने ये क्यों कहा 5 रिस्क हो गए? पहले 4 हुए ना, इस सेल से पहले कितने रिस्क हुए? मैं 4। सेल्स जब अंडरस्टेट होती है तो मैंने इसमें आपको 2 रिस्क गिनवाए हुए हैं, एक इन्वेंट्री का, एक पीपी का। ठीक है, बल्कि इसमें इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल भी डाल दें। 3 रिस्क। सेल्स डिक्रीज होने की वजह से इस क्वेश्चन में कितने रिस्क आए? कैसे रिस्क? कन्विंस्ड हैं कि नहीं? कैसे आए 3 रिस्क? एक इन्वेंट्री का, फिक्स्ड एसेट इंपेयरमेंट का, इंटेंजिबल की इंपेयरमेंट। तो हो गए, पहले 4 थे, 4 + 1 5 हो गए। ये कैसे हो गए? बता सकता है कोई स्टूडेंट? है कोई रिस्क असेसमेंट? हाँ, नया रिस्क एक है। बाकी देखिए, इन्वेंट्री वाला रिस्क तो ऊपर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी,
अब ये फर्दर रिस्क नहीं है नया, ये बात गौर से समझे, नई इंफॉर्मेशन है जो सेम रिस्क को इंडिकेट कर रही है। इसको हमने क्या करना है, अलग से रिस्क नहीं बनाना, ऑलरेडी रिस्क के साथ क्लब कर देना, मिक्स कर देना, ऐड कर देना, अलग से रिस्क नहीं बनाना। भाई ये बात समझ आए? इंपेयरमेंट ऑफ पीपी का रिस्क है, अलग से नहीं, क्या करना है, बल्कि तीनों उसी में हो गए, है ना। इन्वेंट्री भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इंपेयरमेंट भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इंटेंजिबल भी डिस्कस्ड है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ सेल्स कम होने की वजह से 3 रिस्क आए, इसलिए पहले हमारे 4 रिस्क थे, अभी 4 रहेंगे। क्यों भला? क्योंकि 3 रिस्क ऑलरेडी किसी दूसरी इंफॉर्मेशन की वजह से राइज हो रहे थे, हमने अब इस इंफॉर्मेशन को उसके साथ ऐड कर दिया। कुछ समझ आया? इसका मतलब अगर एक ही रिस्क मल्टीपल इंफॉर्मेशन की वजह से राइज हो रहा हो, हमने क्या करना है, एक ही रिस्क। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, एक बड़ी काम की बात आई ज़हन में, एक इंफॉर्मेशन की वजह से मल्टीपल रिस्क भी अराइज हो सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन की वजह से मल्टीपल, और एक रिस्क मल्टीपल इंफॉर्मेशन की वजह से भी राइज हो सकता है। ऐसे तो लिखे फिर, वन इंफॉर्मेशन आगे एरो बना के लिखे, मे लीड टू मल्टीपल रिस्क, वन इंफॉर्मेशन मे लीड टू मल्टीपल रिस्क, और दूसरी लाइन में लिखे क्या लिखा, वन इंफॉर्मेशन मे लीड टू मल्टीपल रिस्क, आगे ब्रैकेट में लिख दें फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन सेल, कोमा क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। याद है क्लोजर ऑफ फैक्ट्री भी? ये 2 एग्जाम्पल काफी, एग्जाम्पल एक भी काफी थी, 2 लिख दी हमने। इससे क्या भाई, इन दोनों में क्या होता है भला, एक से क्लोजर फैक्ट्री में याद है ना, फिक्स एसेट का अलग होता है, रिटायरमेंट प्रोविजन का अलग। तो क्या लिखा, वन इंफॉर्मेशन में ले टू मल्टीपल। दूसरा पॉइंट लिखे, वन रिस्क में अराइज ड्यू टू मल्टीपल इंफॉर्मेशन, वन रिस्क में अराइज ड्यू टू मल्टीपल इंफॉर्मेशन। दोनों सेंटेंस में फर्क समझ आया कि नहीं आया? भाई अगर समझ आ गया तो क्या ही बात है। क्या लिखा, हाँ जी, वन इंफॉर्मेशन, वन रिस्क में अराइज ड्यू टू मल्टीपल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आगे ब्रैकेट में लिख दें, वो जो रिस्क में पड़ा था वो बहुत सी क्या था, इन्वेंट्री में चेंज इन फैशन, इन्वेंट्री में पड़ा था ना, इन्वेंट्री के 10 रीजंस थी। ये देखे रिस्क असेसमेंट में, किधर है इन्वेंट्री वाला एरिया, हाँ ये पेज 173 पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, सेल प्राइस डिक्रीज हुई, इसमें भी वैल्यूएशन इन्वेंट्री का रिस्क है। डिमांड डिक्रीज हुई, इसमें भी वैल्यूएशन इन्वेंट्री का रिस्क है। प्रोडक्ट मैल फंक्शनिंग, वैल्यूएशन इन्वेंट्री का रिस्क है। प्रोडक्ट फिजिकली डैमेज, वैल्यूएशन इन्वेंट्री का रिस्क है। प्रोडक्ट लॉन्च बाय कंपेटिटर, वैल्यूएशन इन्वेंट्री का रिस्क है। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री, वैल्यूएशन, ये सारी चीज इंफॉर्मेशन, ये मल्टीपल, ये सिंगल रिस्क कैन अराइज फ्रॉम मल्टीपल। तो अगर ऐसा होगा ना एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही रिस्क को अफेक्ट कर रही होंगी, तो आपने अलग अलग रिस्क नहीं लिखना, उसका क्या करना है, एक ही रिस्क लिखना है, उसमें दोनों को कंबाइन कर देंगे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये जो दोनों बातें लिखी है ना, घर जाके तसल्ली से इनको दोबारा पढ़ना, सुनना, समझना है। आगे चलते हैं, जिस सेल्स में भी रिस्क, भाई हमारे तो 4-5 निमट नहीं गए, रिस्क निमट गए, फिर भी आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिस्क है कोई? कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, परसेंटेज कैलकुलेट करके देखें, पिछले साल क्या परसेंटेज थी, इस साल क्या परसेंटेज है? 70, इस साल कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है,
कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है, मतलब परचेजेस ओवरस्टेटेड, क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक में तो हमने ओवरस्टेटमेंट, चलो अंडरस्टेट भाई, एक एरिया की मल्टीपलाइजेशन होती है ना, तो दोनों में रिस्क हो सकता है, दोनों में रिस्क हो सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल और एक्सट्रीम सिचुएशन है कि एक तरफ हम सेल्स में कह रहे हैं प्रोविजन का रिस्क ओवरस्टेटमेंट ज्यादा हो रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन याद रखें एक एरिया की मल्टीपल असर्शन हो सकती है। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन डबल रिकॉर्ड हो गई हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन स्किप हो गई हो, ये हो सकता है। बहरहाल मेरा ये ख्याल है क्योंकि हमारे पास रिस्क काफी तादाद में है ना, तो हम इसके ये जो इन्वेंट्री का ये रिस्क आ रहा है ना, ये छोटा सा रिस्क है, इसको गायब कर, इसको रहने देते, इसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बड़े रिस्क मौजूद हैं। ठीक, तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सिर्फ एक ही रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सा? परचेजेस की ओवरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट। इन्वेंट्री का क्यों नहीं किया? ऑलरेडी काफी रिस्क है। Sami had a meeting with the CFO of the company which revealed the following matter. Company sale have suffered on account of depressed economic condition in the country. नया रिस्क है कि एग्जिस्टिंग रिस्क की एक्सप्लेनेशन है? तो इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है फिर आपने, किसके साथ? आपने जब उसे बताना है ना कि कम हुई है, तो साथ में ये वाली रीजन लिख देनी, ठीक है? डिप्रेस रिस्क फिर भी वही राइज होंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला, इंपेयरमेंट ऑफ पीपी वाला, इंपेयरमेंट ऑफ रिस्क वही है, लेकिन रिस्क एक्सप्लेन करते हुए इस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर देना। कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोडक्ट चेरी ड्यूरिंग द ईयर इन प्लेस ऑफ मैरी एंड इनकर सब्सटेंशियल कॉस्ट इन एक्विजिशन ऑफ पीपी। अच्छा, अब ये समझ आई, ये जो सब्सटेंशियल डबल हो गया ना, ये इन्होंने मैरी को लॉन्च किया है, न्यू चेरी को लॉन्च किया है, मैरी की जगह पे किसको लॉन्च किया है? चेरी को, इस वजह से। लेकिन भाईजान चेरी लॉन्च क्या हुई, लॉन्च होती वो तो ठुस हो गई, कैसे कैसे पता चला? हमें चेरी फ्लॉप प्रोडक्ट है, मुझे कैसे पता चला? सेल्स ही नहीं बढ़ी, उल्टा कम हो गई, तो उसका मतलब चेरी की इन्वेंट्री तो गई गई, ये भी इंपेयरमेंट हो गया। तो उसका मतलब पीपी में एक तो हमारा वो ज्यादा होने की वजह से कैपिटलाइजेशन एरर का रिस्क था, डेप्रिसिएशन का रिस्क था, इंपेयरमेंट का भी रिस्क आ गया। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए इन्वेंट्री में, पीपी में, इंटेंजिबल में, क्या ये वाली जो इंफॉर्मेशन है चेरी मैरी वाली, ये नया रिस्क को ये राइज कर रही है कि एग्जिस्टिंग रिस्क को एक्सप्लेन कर रही है? नया रिस्क कोई नहीं आ रहा, उसका मतलब एग्जिस्टिंग रिस्क को एक्सप्लेन करते हुए आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज करना। This year's physical verification stock had not been carried out on November 30th on the plea that the relevant staff was on leave. The stock check will now be carried on December 15, 2008. हमारा ईयर एंड क्या है? 30 नवंबर। स्टॉक काउंट 30 नवंबर पे नहीं, उधर स्टाफ छुट्टी पे था, 15 दिसंबर को हुआ, तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मैं हमें तो 30 नवंबर का स्टॉक काउंट चाहिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वर्क बैक करना पड़ेगा अब आपको, और वर्क बैक करने में जो स्टॉक आता है वो एस्टिमेटेड होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में, रिकॉर्डिंग में कहीं पे भी गलती हो सकती है। अब बेसिकली प्रैक्टिकली क्या करते हैं भला इस सिचुएशन में? हम 15 दिसंबर को स्टॉक काउंट करते हैं, फिर क्या करते हैं? हाँ, रिवर्स करते हैं, जो सेल्स को ऐड करते हैं, परचेज, ये जो 15 दिन की 30 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के दरमियान की परचेजेस को लेस करना है, क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं, और सेल्स को ऐड करना, ऐड बैक करना। लेकिन इस कैलकुलेशन से आप जिस स्टॉक पे पहुंचेंगे वो हमारा एस्टिमेटेड स्टॉक होगा, वो उससे बेहतर नहीं हो सकता जो आप 30 नवंबर को स्टॉक काउंट करते हो, जो फिगर
क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का एरर हो सकता है, रिकॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, रिकॉर्ड कीपिंग में। बताइए अब ये हमारी जो एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ स्टॉक को वेरीफाई नहीं किया जा सकता इस रिस्क की वजह, ये नया रिस्क है कि एग्जिस्टिंग रिस्क को सपोर्ट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है? ये नया रिस्क है। ये एग्जिस्टेंस रिस्क इन्वेंटरी में एक और था जरूर, लेकिन वो कौन सा था? वैल्यूएशन वाला रिस्क था। ये तो उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं हो रही, स्टॉक कंप्लीट है कि नहीं वो नहीं पता चल रहा। ये रिस्क हमारे लिए नया है। सेम एरिया सेम एजर्शन में रिस्क हो तो वो इसका मतलब एग्जिस्टिंग ही है। सेम एरिया एजर्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है? नया रिस्क है। ये हमारा नया रिस्क है। हालांकि इन्वेंटरी में ऑलरेडी एक रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वैल्यूएशन का ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन वो एजर्शन डिफरेंट थी, वो नेचर ऑफ रिस्क डिफरेंट है। ये एग्जिस्टेंस से रिलेट कर रहा है, वो वैल्यूएशन से रिलेट कर रहा है। ये था जी हमारा क्वेश्चन। कितने रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिए इसमें जरा बताइएगा? 6 कर लिया तो 5 काफी, एक ये हो गया, 4 5 ऊपर हो गया, 7 हो गए, बट ठीक 5 चाहिए थे। 5 एग्जाम में पहले 7 लिख ले, 7 लिख ले, लेकिन अगर फर्ज कीजिए टाइम कम है, 5 लिखने, तो कौन से वाले छोड़ने हैं और कौन से वाले लिखने हैं? मेजर छोड़ने हैं कि करने हैं? अच्छा, मैं कहा एग्री ना कर जाए। मेजर करने हैं, माइनर छोड़ने हैं। और अगर मेजर कम पड़ जाए किसी सवाल में, माइनर को भी ऐड कर ले। लेकिन माइनर में कौन से वालों को? जो माइनर में कंपैरेटिवली, ये कंसेप्ट है सीवेब लेवल का, उसमें वो इस तरीके से डिस्कशन करता है। तो मैंने कहा चले बहाने से आपको बता दूं, ऐसे ही होना चाहिए ना भाई। माइनर में अगर चले गए हैं तो भी उनमें से जो निस्बतन, उनमें से जो ओरिजिनली मेजर नहीं है, लेकिन अंधों में गाना राजा, अंधों में घुसी गए हैं, तो उसमें किसको फिर लाइक करना हमने? काने। ठीक है जी। पहले आंखों वाले सारे, दोनों आंखों वाले रिस्क लिखने हैं, दोनों आंखों वाले खत्म हो गए, फिर क्या? हाँ। चलिए, कुछ समझ आया आपको? इसके साथ प्रोसीजर हमने नहीं किए, टाइम वैसे 7-8 मिनट है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या ख्याल है? प्रोसीजर आपने पढ़े हुए हैं कुछ? अच्छा चलिए मैं ऐसा करता हूं, आपको अब क्वेश्चन क्या करवाना है, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यूं ही गपशप के अंदाज में, ठीक है? असर्शंस वाला, क्या ख्याल है? हो जाए? असर्शंस क्या होती? अच्छा मुझे ये बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने बताया कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें शामिल है? 5। उनमें से कौन सी वो 3 चीजें हैं जो वेरीफाई करे तो बाकी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू द अकाउंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बाकी तीनों से बनती है, काउंटिंग में नहीं बनाई हुई आपने। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई हुई, कहां से बनती है? बैलेंस शीट से, इनकम स्टेटमेंट से और एक्सेट्स से। कैश और कैश स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी कहां से बनती है? वो भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट से है, सही है ना? ठीक है। और आपको याद है वो एक लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि नोट्स टू अकाउंट्स को हम अकाउंट बैलेंस वगैरह के साथ ही वेरीफाई करते हैं, अलग से वेरीफाई नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ जो हमारे ऑडिट में सबसे अहम चीज जिसको हमने वेरीफाई करना है ना, वो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। डन जी। इनकम स्टेटमेंट को ऑडिट में हम क्या बोलते हैं? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। इनकम स्टेटमेंट को ऑडिट में क्या बोलते हैं? और बैलेंस शीट को ऑडिट में क्या बोलते हैं भला? काउंट बैलेंसेस। ठीक। तो जब कभी आप अगर सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं भाई कौन से वाला एरिया वेरीफाई करना है, आपने कहना सर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन वाला। अगर भाई डेटर्स को वेरीफाई कर रहे हो तो कौन सा वाला एरिया वेरीफाई करना? काउंट बैलेंसेस वाला।
अच्छा सुने, अब हमने अपने ऑडिट में क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस की बाइफरकेशन क्यों किया? क्योंकि दोनों को ऑडिट करने का, दोनों को वेरीफाई करने का तरीकाकार फर्क है। दोनों को वेरीफाई करने का तरीकाकार फर्क है, ठीक है। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी वेरीफाई करने के लिए 6 दर्शन है, अकाउंट बैलेंस को भी वेरीफाई करने के लिए 6 दर्शन है। लेकिन कुछ दर्शन सेम हो सकता है, इनमें 3 दर्शन, कुछ दर्शन सेम हो और कुछ दर्शन डिफरेंट। आज हम क्या कंसेप्ट ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमने अकाउंट बैलेंस के किसी एरिया को वेरीफाई करना होगा तो अकाउंट बैलेंस के एरियाज की कितनी असर्शन होती हैं? 6। वो कौन कौन सी है ये समझना है हमने, और हर असर्शन का मतलब क्या ये समझना है, ओके। अच्छा, असर्शन की डेफिनेशन पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद कर लीजिएगा। असल कंसेप्ट इसकी डेफिनेशन में नहीं है, लफ्ज असर्शन की डेफिनेशन में नहीं है, वो जो स्पेसिफिक असर्शन है ना 6, उनकी डेफिनेशन में कंसेप्ट छुपा है। यानी अगर मैंने फर्ज कीजिए फिक्स एसेट्स का एरिया वेरीफाई करना है तो मैंने कितनी असर्शन वेरीफाई करनी है, यानी उसे कितने एंगल से वेरीफाई करना है? 6 एंगल से। कितने एंगल से वेरीफाई करना है? 6 एंगल से। क्या क्या चीज वेरीफाई करनी है? फिक्स एसेट का एरिया वेरीफाई करना है तो क्या क्या चीज वेरीफाई करनी है? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट का कोई भी एरिया वेरीफाई करना हो, आपने ये 2 आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है अकाउंट बैलेंस की, एक ऑप्शन है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की। बताइए डेटर्स का एरिया वेरीफाई करना है, किधर जाएंगे? क्रेडिटर, सेल्स, इन्वेंट्री, पेरोल, पेरोल, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। परचेजेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट का कोई भी एरिया हुआ, आपने क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की दर्शन की तरफ जाना है। बैलेंस शीट का कोई भी एरिया हुआ तो अच्छा, बैलेंस शीट के एरिया को वेरीफाई करना, ये समझ लीजिए अब आप बैठे हुए हैं एक सुनार की दुकान पे और आपका उस्ताद आपको सिखा रहा है क्या भाई, खालिस सोना टेस्ट करना ना, सोना खालिस है कि नहीं, तो 6 तरीके लगाने हैं उसके ऊपर। कितने तरीके? अगर 6 के 6 तरीकों से वो सोना खरा साबित हो गया तो उसका मतलब खालिस है। लाखों रुपया तिजोरी से निकालो और दे दो उस बंदे को जो सोना लेके आया। और अगर एक टेस्ट भी गलत साबित हो गया तो क्या आप तिजोरी से लाखों रुपया लेके आएंगे? लाखों क्या, आप हजारों भी नहीं देंगे, आप कहेंगे लेके भाग जाओ, हमने नहीं खरीद, रिजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? तो ये 6 सूल किसी भी एरिया को वेरीफाई करना है ना, ये 6 उसके ऊपर ट्रिक लगाने हैं, 6 टेस्ट लगाने हैं, 6 तरीकों से उसको चेक करना है। सब तरीकों से पास होगा तो हम कहेंगे ये एरिया फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट है, वरना हम कहेंगे इस एरिया में गड़बड़ है, भाग जाओ। पहली चीज काउंट बैलेंस में क्या है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या आगे कह रहा है? ये कंफर्म करना कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट भी होते हैं, लायबिलिटी भी होती है, इक्विटी भी होती है, कि जो भी एसेट लायबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्टेंस की दर्शन का मतलब क्या है? हमने एज ऑडिटर क्या चेक करना है? जो भी एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी वो एग्जिस्ट करता हो। अब आपके सामने सवाल आएंगे, वो बाद में जवाब दूंगा मैं उनका, कि सर कुछ जगहों पे एग्जिस्टेंस आसानी से वेरीफाई हो जाए, कुछ भाई एसेट को तो वेरीफाई कर लेंगे हम, लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस कैसे? जवाब है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आपको बता रहा हूं करना क्या। दूसरी क्या दर्शन है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, आपने ये भी देखना है क्या कि एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर इट्स एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू लायबिलिटीज। एंटिटी का अपने एसेट्स के ऊपर कंट्रोल है और ऑब्लिगेशन है लायबिलिटीज की।
यानी राइट्स ऑब्लिगेशन में क्या देखना है कि एंटिटी का कंट्रोल है। ऐसा एक केस हुआ, रियल केस में क्या हुआ, क्लाइंट ने किराए की इमारत ली, पेंट शेड करवा के अपना नाम लिखवाया और ऑडिटर को कह दिया ये हमारी बिल्डिंग है और उसकी मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में शो करवा दी। कौन सी एग्जिस्टेंस वायलेट हुई? एग्जिस्टेंस थी, बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही थी, वो यही तो मसला उसने, वो एग्जिस्टेंस देख ली उसने, एग्जिस्टेंस देख के उसने ऑर्डर ने कहा बिल्कुल ठीक हो गया काम, ये बिल्डिंग वाकई। क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ने देखे, क्या एंटिटी का उस एसेट के ऊपर कंट्रोल था? नहीं तो काउंटिंग की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा ना, एसेट्स के लिए जरूरी है कि कंट्रोल हो, उसका इस तरह की डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं मुझे याद। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन समझ में आया? ये कैसे चेक करेंगे वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन देखना चाहिए क्या एसेट्स या लायबिलिटी एग्जिस्टेंस देखनी चाहिए। अच्छा, इसको समझते हुए ना आप अपने जहन में किसी एसेट को लेके आए, जैसे 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 व्हीकल को ले आए, क्या व्हीकल को वेरीफाई करेंगे, एग्जिस्टेंस देखनी है उसकी? क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखना चाहिए? किराए का तो नहीं है। क्या एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन देखना चाहिए? एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन में सबसे अहम लफ्ज वैल्यूएशन है कि वो प्रॉपर अमाउंट पे वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई हो बैलेंस शीट में, यानी अगर उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह होनी है तो वो डेप्रिसिएशन लेस होके हुई हो, इंपेयरमेंट होनी है इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होके फिर हुई है, इन्वेंट्री है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड हुई हो, प्रॉपर वैल्यू हो है। कंफर्म एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटीज आर वैल्यूड करेक्टली एंड एडजस्टमेंट्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड। कौन सी एडजस्टमेंट होती है जो वैल्यू को अफेक्ट करती हैं? डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, शाबाश, इंपेयरमेंट की एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री में लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी की एडजस्टमेंट, डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट की एडजस्टमेंट। ठीक है, वैल्यू को अंडरलाइन करें और एडजस्टमेंट्स को अंडरलाइन करें। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है बताएं, आप बताएं, गेस करें कि कंपनी के जितने भी उसने एसेट खरीदे हैं सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हों। कंप्लीटनेस, इंश्योर दैट ऑल एसेट, इसमें फोकस ऑल के ऊपर है, ऑल को अंडरलाइन करें। इंश्योर दैट ऑल एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी व्हिच शुड बी रिकॉर्डेड आर इंक्लूडेड। सारे के सारे एसेट्स, ऐसा नहीं है कि कोई एसेट खरीदा और डायरेक्टर के घर में गाड़ी है। बताइए, कंपनी ने गाड़ी खरीदी, वो डायरेक्टर के घर में खड़ी है, डायरेक्टर के नाम पे है, कंपनी की बैलेंस शीट में पेमेंट हो गई, एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ कंपनी की बैलेंस शीट में। क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? वो डायरेक्टर ले उड़ा। हो सकता है ना, तो बड़ी एग्जांपल है, शायद आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, चले मैं भी मानता हूं ऐसे, बड़ी रेयर है, होता है, रेयर है, छोटी छोटी केस में तो होता है। इन्वेंट्री के केस में तो हो सकता है कि इन्वेंट्री मिस अप्रूव्ड हो, वेयर हाउस मैनेजर इन्वेंट्री, सरकारी अस्पतालों में चले जाए ना उधर, तो उसके ऊपर मेडिसिन होती है, उसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, या इस तरह, वो साथ में मेडिकल स्टोर से जाए ना, वो आपको मेडिसिन दे रहा होता है नॉट फॉर सेल। फिर थोड़ा सा कोई थोड़ा सा स्केप्टिक माइंड का बंदा हो ना, उसे अंदाजा हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इंटरनेशनल इदारे की तरफ से एड आई है, अस्पताल को मिली है, अस्पताल में मिली भगत करके साथ बेच दिया मेडिकल स्टोर वाले को, अस्पताल से पूछो, कहते हैं मेडिसिन खत्म है। उनको पता है पेशेंट को उनसे अपने पैसों से खरीदी हुई है, गवर्नमेंट के पैसे, बाहर से जाए तो समझ रहे चक्कर। अब इसका मतलब है एसेट आया जरूर, लेकिन वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुए, सारे एसेट्स मिसिंग एसेट है। तो हमने कंप्लीटनेस में क्या इंश्योर करना है कि जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं, इक्विटी, सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए, जो रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड होने चाहिए। ये लाइन समझ आ रही है? सारे के सारे एसेट लायबिलिटी जो रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड होने चाहिए, डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? गैस करें, गैस करें कि एसेट्स और लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन सही हुई हो। करंट वाला करंट में, नॉन करंट वाला, ये भी क्लासिफिकेशन का ये भी मतलब, एक और भी मतलब है क्या? हाँ जी, एसेट वाला एक्सपेंस में, एक्सपेंस वाला एसेट में ना हुआ हो। अभी जो क्वेश्चन क्या था एडमिन और सेलिंग वाला, एक कम था एक ज्यादा, याद है वो जैक वाला? उसमें अगर क्या होता कि सेलिंग वाला एडमिन में, एडमिन वाला सेलिंग में चला जाता, हम क्या कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन।
और लास्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का ताल्लुक किससे है? डिस्क्लोजर्स वगैरह से, कि कंफर्म करना है आइटम्स आर एप्रोप्रिएटली ग्रुप्ड आर सेपरेटेड एंड डिस्क्लोजर फॉलो द, ये आइटम्स आर ग्रुप्ड आर सेपरेटेड, ये बात कुछ डिस्क्लोजर होते हैं, वो कहते हैं कि जी आप चीज को डिटेल में बताएं। सेगमेंट रिपोर्टिंग आपने पढ़ा है? वो हो गया काम। सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या करते हैं हम, वो जो टोटल सेल्स होती है उसे क्या करते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में बाइफरकेट करके बताते हैं। तो कुछ डिस्क्लोजर ऐसे होते हैं जो आपके इनकम एक्सपेंस को, जब फिक्स एसेट का शेड्यूल भी तो यही है, वो क्या करता है, वो आपकी जो टोटल फिगर को सेपरेट करता है डिफरेंट लाइन आइटम्स में। तो कुछ डिस्क्लोजर ऐसे होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की, कुछ होते हैं जो ऐड करते हैं, एडलेस हो गए। जैसे सीईओ सीएफओ को अगर कोई भी रिम्यूनरेशन मिल रही है ना, चाहे वो किसी सैलरीज या किसी और में, उनसे डिस्क्लोजर उसका इकट्ठा करके देते हैं, होता है ना ये रिम्यूनरेशन टू सीईओ, वो सैलरी वाली भी आ जाती है और उसमें कोई सैलरी के अलावा कोई और अगर हो रिम्यूनरेशन, वो हाँ जी लोन वगैरह, वो ग्रुपिंग हो जाती है सारी, ताकि क्योंकि बेहतर डिस्क्लोजर तभी मिलेगा जब ग्रुपिंग होगी। भाई ये कुछ समझ आया असर्शन का मतलब क्या है? तो किसी भी बैलेंस शीट के एरिया को वेरीफाई करना है, आपने कितने तरीके से वेरीफाई करना है? उन तरीकों का नाम क्या पता चल गया? ये समझे टेस्टिंग के तरीके, टेस्टिंग मेथड। और हर एक में करना क्या है ये पता चल गया। एग्जिस्टेंस में क्या करना है, हाँ ये बताया मैंने, क्या कर कैसे करना है ये नहीं बताया अभी। कैसे करना है वो आपको पता थोड़ा सा होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन से करते हैं एग्जिस्टेंस, लेकिन बहरहाल और भी बड़े तरीके हैं, तो सिर्फ बाद में बताना है, अभी बताना भी नहीं। भाई ये समझ आ गया? अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको असर्शन काउंट बैलेंस की समझ आ गई तो क्या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की भी आप खुद से पढ़ के समझ लेंगे? मुझे नहीं लगता समझ लेंगे, पक्की बात है, खुद से पढ़ के खुद से समझ लेंगे। एक चीज जो मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं, क्या वो आप खुद से पढ़ के खुद से समझ लेंगे? ये कहना चाह रहे हैं? कितने स्टूडेंट पढ़ लेंगे, कहते हैं सर हम खुद से पढ़ के समझ लेंगे, क्योंकि आपने वो चीज तो नहीं पढ़ाई लेकिन उस जैसी एक और चीज पढ़ा दी है, काउंट बैलेंस पढ़ा दिया, तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन भी वही स्टाइल है। तो कितनों कहा नहीं नहीं सर आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे वरना नहीं हम समझेंगे। कह रहे भैया सर आप पढ़ाएंगे तो फिर समझेंगे वरना कोई बात, लेकिन आप पढ़ आइएगा। ये भी आपने आज की आपकी होम असाइनमेंट में क्या चीज शामिल है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। किसको? असर्शन को। ये दोनों टेबल बार बार पढ़ने हैं, असर्शन वाले टेबल बार बार पढ़ने। आज की होम असाइनमेंट क्या है आपकी? असर्शन वाले टेबल बार बार पढ़ने हैं। असर्शन वाले टेबल क्या बार बार पढ़ना है? जितनी दफा पढ़ेंगे ना, मुझे पता है ये आगे काम देने वाला है आपको बहुत ज्यादा। देखिए आज असाइनमेंट और कोई नहीं है, देख ले, कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई वजह है तो सिर्फ यही रीडिंग असाइनमेंट बोली है ना, ठीक है, पक्की बात है, कर लेंगे। चलिए कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? जी जी। जो एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस में मेन फर्क क्या है? एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस में, हाँ घर जाके जरा सोचिएगा, फिर कल पूछिएगा, कल सोचिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कल पूछिएगा, कल बता, आज नहीं बता रहा, ठीक है, आज नहीं बता रहा, आपने खुद सोचना है। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज।